हॉस्पिटल वाले एक्स्ट्रा पैसे लगा लेते हैं कि ओटी का पैसा, तो मुहूर्त का पैसा भी अलग है। जब आप लाइफ जी रहे होते हैं तो बस आप हर दिन जी रहे होते हैं, ठीक है? आप ये सोच के तो नहीं जी रहे होते कि इसको किसी दिन आप किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बेटी होने पर ये बधाई नहीं लगती है। एक भिखारी एडमिटेड है, वो भी उसको भी बेटा चाहिए क्योंकि उसकी चिता को जलाने के लिए उसे लगता है कि उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे जो कि नहीं चाहता है बेटा। अगर वो किसी भी एजुकेशन क्या कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, किसी न हर एक को कोई ना कोई एक कारण होता है जिसकी वजह से बेटा चाहिए है। एजुकेशन एंड वोकेशन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा की फैक्टर है जो कि बैलेंस कर देगा इस बात को। हमारी फ्रेटर्निटी को ब्लेम तो किया ही जा रहा है कि सिज़ेरियन रेट बढ़ रहे हैं और किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स भी होती हैं हर महीने की ये सिज़ेरियन क्यों हुआ और ये क्यों कहाँ नॉर्मल हम्म। डिलीवरी क्यों कम हो रही हैं। एक ये भी चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल और सिज़ेरियन का रेट ही एक रखेंगे तो डॉक्टर को तो कोई मतलब नहीं है फिर कि आप सिज़ेरियन हो या डॉक्टर। तो हमारे हॉस्पिटल में तो रेट ही एक है, आप सिज़ेरियन करो या नॉर्मल करो, डॉक्टर को उतने ही पैसे मिलेंगे। इतने-इतने बड़े पब्लिशर से लेके सब छोटे पब्लिशर तक सबको मैंने सिनॉप्सिस का भेजा। बड़े-बड़े पब्लिशर्स ने तो आउटराइटली बैंडविड्थ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दुःख है कहानियों में, कहकर रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं, और आज मेरे साथ एक विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अरुणा कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कालरा ने एक पुस्तक लिखी है, आई वांट अ बॉय। ये पुस्तक दरअसल भारतीय मानसिकता को, भारतीय समाज की मानसिकता को एक नया आयाम देती है। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, मुझे एक बेटा चाहिए। ये मुझे एक बेटा चाहिए, किन लोगों की मानसिकता है, मैं यहीं से इस पुस्तक के बारे में आगे हम बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, ये मानसिकता किसकी है? अ, उम, जैसे कि ये सारी स्टोरीज़ हैं छोटी-छोटी, और ये मेरी डायरी थी जिसको कि मैं काफ़ी सालों से लिख रही थी, और मुझे लगता है कि ये हर एक की ही मानसिकता है इंडिया की, क्योंकि कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे जो कि नहीं चाहता है बेटा। अगर वो किसी भी एजुकेशन क्या कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, किसी न हर एक को कोई ना कोई एक कारण होता है जिसकी वजह से बेटा चाहिए है। वो कारण कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक पहला बच्चा बेटी हो गई, तो इस तरीके से ढाढ़स बंधाया जाता है कि कुछ नहीं, दूसरा बेटा हो जाएगा। तो मतलब आपको बेटी होने पर ये बधाई नहीं लगती है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये कैसा सांत्वना है कि कोई नहीं, आजकल तो बेटियाँ भी बेटों जैसी ही हैं, दूसरा हो जाएगा बेटा। तो ये हर एक की ही मानसिकता थी। मुझे तो एक भी नहीं ऐसा इंसान मिला जिसने ये कहा हो। हाँ, आजकल की जनरेशन को, जो आजकल बहुत पढ़े-लिखे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, वो बेटी चाहते हैं, पहली भी और दूसरी भी। मगर जहाँ तक अभी तक मेरी प्रैक्टिस है, मुझे 99% लोग ऐसे मिले हैं, जिनको कि बेटा चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर अरोड़ा कालरा जी पिछले 3 दशकों से लगभग, मतलब जिसमें 25 साल से अधिक समय हो गया आपको अ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में, स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, और देश की जानी-मानी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं। और मुझे लगता है कि अब तक हज़ार की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नहीं, बल्कि हज़ार की संख्या में इतने वर्षों में बच्चों को सही ढंग से उनका प्रजनन हो सके, उसके लिए माँ और बच्चों की देखभाल के काम से जुड़ी हैं। और सरकारी और गैर सरकारी, कॉर्पोरेट अस्पताल, बड़े अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भी समय बिता चुकी हैं। और यह पुस्तक बहुत ही
कारुणिक ढंग से, मैं कहूँगा एक मार्मिक आख्यान सामने रखती है। और इस पुस्तक में दावा करती हैं डॉक्टर कालरा कि लगभग 3 दशकों में भारत में 40 लाख से लगभग सवा करोड़ तक अ, कन्या भ्रूण हत्याएँ हुई हैं। यानी ऐसी हत्याएँ जिनको गर्भ में बिना जन्म के मार दिया गया। और एक दावा और है आपका कि चाहे हम जितना भी विकास कर ले रहे हों, आपका अनुभव ये बताता है कि चाहे पिछड़े से पिछड़ा आदमी हो, गरीब से गरीब तबका हो और अमीर से अमीर वर्ग हो, दोनों ही लड़कों को लेके एक तरह का उनके अंदर पागलपन की हद तक जो शब्द आपने लिखा है ऑब्सेशन, इंडियन ऑब्सेशन कहा है, वो अ, व्याप्त है। इसकी कहानी की शुरुआत जिस ढंग से होती है, पहला अध्याय है द बर्थ ऑफ द गॉडेस। और इसमें एक प्रसूति गृह का चित्रण आप करती हैं। मैं चाहूँगा आप अपने ही शब्दों में बताएँ, क्योंकि इसको पढ़ते समय, पहला अध्याय पढ़ते समय ही मतलब मेरे जैसे व्यक्ति की आँखों में तो आँसू आ गए थे, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक घटना है और आपने इसी से शुरू किया है इस पुस्तक को। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूँगा कि आपने एक ऐसे विषय को चुना जिस पर हम लगातार बात तो करते हैं। तमाम तरह के नारे हमारे पास हैं, सरकार के पास ये भी नारे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हर समाज में हम कहते हैं बेटा-बेटी एक बराबर है। अ, हम संस्कृत के श्लोक की बात करते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, उस घर में देवता बसते हैं। इतने महान परंपराओं की बात हम करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन आपका अनुभव इस पुस्तक में जिस तरह से शुरू होता है, वह एकदम अलग परिदृश्य सामने लाता है। क्या हुआ है डॉक्टर, लड़का है या लड़की? प्लीज़ बता दीजिए मुझे। तो नर्स ने बहुत गुस्से से बोला, 2 मिनट मुँह बंद रखो, डॉक्टर अभी बच्चे को देख रहे हैं, उसको ऑक्सीजन लगा रहे हैं। लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि लड़की है या लड़का है? मेरा मन नहीं था उसको आंसर करने का। मुझे लग रहा था कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, प्लासेंटा भी नहीं निकला है और नीचे पेरिनियम पे कट आया है, पहले उसको सूचर कर लेती हूँ। और जो बच्चे के डॉक्टर हैं वो उसे देख ही रहे हैं। लेकिन मेरी चुप्पी से सरिता समझ गई कि उसे लड़की हुई है, क्योंकि उसे कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। बताइए डॉक्टर, ये लड़की ही है ना? बताइए। मैं चुपचाप नीचे सूचर करती रही। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना था, प्लासेंटा को आना था, और जब भी इस तरीके की बात माँ को प्लासेंटा निकलने से पहले बता दी जाती है, तो यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, वो ज़्यादा ब्लीड करने लग जाती है और वो बहुत एक दुःख वाली खबर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। फिर मैंने उसे बोला कि सरिता, तुम्हें तो लक्ष्मी हुई है। वो तो लक्ष्मी तो हर एक कोई चाहता है, कि तुम्हें नहीं चाहिए लक्ष्मी? देखो कितने प्यार से तुम्हारी तरफ देख रही है। बस सरिता रोने लगी। सारी नर्स, आया, स्वीपर जितने भी वहाँ पर थे, सब उसके को बेचारगी की नज़र से देखने लगे। उफ़्फ़ो! उसकी तीसरी लड़की हो गई अब। पीडियाट्रिशियन लड़की उसे थमाकर चले गए कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिएगा और इम्यूनाइज़ेशन करा दीजिएगा। लेकिन सरिता अभी भी रो रही थी। वो अपने बच्चे को नहीं देखना चाहती थी। आया, सब बिज़ी हो गए इंस्ट्रूमेंट साफ़ करने में, लेबर रूम को साफ़ करने में और दूसरी डिलीवरी को प्रिपेयर करने में। आया ने मुझसे कहा कि मैंने जब आया से कहा कि इसके कपड़े गीले हो गए हैं, ब्लड सोक्ड हो गए हैं और सब ख़राब हो गए हैं, तो अटेंडेंट से कहिए कि इसके लिए खाना ले आएँ और कपड़े ले आएँ। तो डॉक्टर ने कहा कि जो आया ने कहा कि वो इसके अटेंडेंट इसको कपड़ा और खाना नहीं देंगे, क्योंकि उसने फिर से लड़की जन्म दी है। मुझे बहुत ही नॉज़ियस और बहुत ही ख़राब लग रहा था कि अ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था जब कोई एक औरत लड़की को जन्म दे रही है। और मैंने बहुत सारी औरतों को लड़की पैदा होने पर रोते हुए देखा था, क्योंकि वो हमेशा ही एक अनवांटेड बच्चा होता है। इसीलिए मैं हर बार प्रे करती थी जब भी कोई एक औरत डिलीवरी कर रही होती थी, प्लीज़ गॉड नो गर्ल चाइल्ड अगेन, क्योंकि वो दुःख मुझसे नहीं देखा जाता था।
लेकिन भगवान कभी भी मेरी नहीं सुनता था और उसे जो उसकी इच्छा होती थी वो वही करता था। मशीन की तरह मैं अपने नोट्स लिखने लगी और सुनीता अम्मा से कहा कि लड़ बच्चे को एक स्टेराइल कपड़े में बाँध लें और उसे माँ को दे दें ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। जी, ठीक। अ, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर कालरा जैसे चिकित्सक के लिए जिसके मन में संवेदनाएँ हों, ये आपकी आत्मकथात्मक पुस्तक है और इसमें आपने ये लिखा है कि अपने पिता की 3 गर्ल संतानों में मतलब तीनों बेटियाँ बहनें थीं और कभी भी इनको परिवार में इस बात का आभास नहीं हुआ कि लड़की होने के चलते इनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। तो जिनकी परवरिश उस तरह की हुई हो, हालाँकि ये अलग बात है कि उसमें बाद में जो अध्याय आए हैं, उनमें आप देखेंगे कि एक लड़की का संघर्ष चिकित्सक होने के दौरान, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बाद, नौकरी के दौरान, सरकारी नौकरी के दौरान, कॉर्पोरेट जगत में आने के बाद के दौरान किस तरह का संघर्षों भरा होता है और आखिर वह कौन-सी स्थितियाँ हैं जिनके चलते लोग बेटे की कामना करते हैं। अ, आपने अभी पढ़ा वो परिदृश्य आपको समझ में आ गया होगा कि लेबर रूम की बात है और जिस बात को पढ़ने में हमारा हृदय दहलता है, आप उस एक पंक्ति से डॉक्टर कालरा की इस पंक्ति से कि मैं ईश्वर से हर बार प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मतलब बेटी मत देना इसको, लेकिन ईश्वर सामान्य तौर पर नहीं सुनते हैं और जब भी बेटियाँ होती हैं, मैं परिवारों को दुःख में देख ये इतने बड़े दुःख की वजह क्या होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में कल्पना चावला, इंदिरा गांधी मतलब दुनिया के किसी भी देश से पहले स्त्रियों को वह स्थान मिला। आखिर इसकी क्या वजह पाती हैं? आपके पढ़े-लिखे परिवारों में भी और छोटे परिवारों में भी जो कम पढ़े-लिखे हैं वहाँ दोनों में समान मानसिकता है क्योंकि अगले उद्धरण जो आपके हैं, वो उसी तरह के हैं। यहाँ तो उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन जो बहुत रईस लोग हैं, वो भी हिकारत की नज़र से देखते हैं। जबकि आपने वैज्ञानिक पहलू का भी उल्लेख किया है कि बेटी पैदा करने में दरअसल स्त्री की अपनी कोई भूमिका नहीं है उस रूप में। हाँ, तो जब मैं ये पेशेंट्स देख रही थी, चाहे वो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, हर एक का एक अपना नज़रिया है क्यों उन्हें बेटा चाहिए। तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो बहुत अमीर नहीं होते वहाँ पे मरीज़, तो वहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट चल रहा है कि बेटा चाहिए। एक भिखारी एडमिटेड है, वो भी बे उसको भी बेटा चाहिए क्योंकि उसकी चिता को जलाने के लिए उसे लगता है कि उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो एक और है परिवार जिसमें कि उसे बेटा चाहिए कि नहीं, बेटा तो ज़रूरी है आपके लिनिएज को बढ़ाने के लिए, आपके आगे वंश को बढ़ाने के लिए। तो जब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आए तो ये समझ में आया कि बेटा ज़रूरी है क्योंकि आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उसको कौन चलाएगा? तो अब बेटा तो चाहिए ही, तो जो वहाँ पर पढ़ी-लिखी बहुएँ अमीर भी थीं, अमीर घर में भी थीं और पढ़ी-लिखी भी थीं, तो वो एक सफोकेशन था कि जब तक वो बेटा नहीं कर लेंगी, तो एक बड़े पढ़े-लिखे अमीर घर की बहू भी अंदर से घुट रही है और उससे जब तक वो बेटा नहीं पैदा कर देगी तब तक उसको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी और उसको हर वक़्त वो प्रेशराइज़ किया जाता रहेगा कि उसे बेटा ही चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पर उसको एम्पायर को सँभालना है। तो कोई ना कोई कारण तो हमारे पास हमेशा ही रहता ही है कि बेटा किस लिए चाहिए। मुझे तो कई बार उन बेटों पर तरस आता है जो कि बहुत सारी बहनों के बाद पैदा होता है और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अगर 5 बहनों के बाद हुआ है तो 5 बहनों की हर बार दिवाली देनी है, होली देनी है। तो मुझे लगता है कि वो यही सोचता होगा कि मैं किस कर्स्ड घर में आके पैदा हो गया। देखिए, आपने इसको हम लोग जितने गंभीर विषय पे बात कर रहे थे, एक ये पहलू भी है कि बेटे की कामना में आप जो इस छठी या 5वीं या चौथी संतान ला रहे हैं,
वह आपसे पेरेंट्स से ज़रूरी नहीं है कि खुश हो उनकी इस इच्छा से कि उनकी वंशावली आगे बढ़ रही है या उनका खानदान बढ़ रहा है या उनकी विरासत को सँभालने वाला कोई पुत्र है, बल्कि वो एक तरह से दबा हुआ भी महसूस कर रहा है। आपने एक पहलू इस किताब में ये लिखा है कि आपका कहना ये है कि स्त्रियाँ ही स्त्रियों की विरोध में ज़्यादा बोलती हैं, जैसे सास और दूसरी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो बहुत अमानवीय से दिखते हैं, यानी पहली घटना में भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पे लोग ले जाने को तैयार नहीं हैं। कई घटनाओं में जो है वो विज़िबल है, माता-पिता भी बेबसी की हालत में, मतलब बहुत समृद्ध परिवारों के, पढ़े-लिखे, अभिजात्य घरों के लोग हैं। बेटी के लिए आए हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हुँ। ये आखिर क्या आपको लगता है कि कभी हमारे समाज में यह मानसिकता बदलेगी? आप जैसे लोग जो अभी सक्षम हैं, मैं कहूँगा, आप ने अपने बच्चों का भी उल्लेख किया है। आपकी बेटी खुद डॉक्टर हैं। आपने अपनी बहनों का उल्लेख किया है, उनके परिवारों का ज़िक्र किया है। समाज की यह मानसिकता कैसे बदलेगी और क्या बदल पाएगी? ये 2 सवाल हैं मेरे। देखिए, बदलेगी तो बिल्कुल, क्योंकि अब जब मैं अब प्रैक्टिस में देख रही हूँ, इतने सालों के बाद तो कुछ परसेंटेज जो बच्चे आ रहे हैं जो कि काफ़ी पढ़े-लिखे भी हैं और हॉस्टल में रहे और फिर एक साथ एक-दूसरे को जाना, कंपेनियनशिप हुई, फिर काफ़ी टाइम एक साथ रहे और अब शादी हो गई। उन लोग को फैमिली का जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है उसका बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ना लड़के पर है, ना लड़की पर है। कल ही अभी मैं बात कर रही थी, दोनों पढ़े-लिखे बहुत, तो ऑपरेशन के बाद जब मैं शाम को गई तो मैंने कहा, लाइए मैं आपके करवा चौथ का व्रत व्रत तोड़ देती हूँ, आपको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पानी पिलाना होता है। तो मैंने कहा, वैसे रखा है कभी आपने करवा चौथ? तो उसके हस्बैंड बोले, आपको लगता है क्या? तो मुझे ये लगा कि हाँ, दोनों पढ़े लिखे हैं तो दे डोंट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स थिंग्स, और उन बेटी हुई और उनको बेटी ही चाहिए थी। तो जैसे ही बेटी पैदा करो तो वो खुश हो जाते हैं, और दोबारा भी बेटी अगर दोबारा भी आते हैं तो भी। लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टाइम से अलग रह रहे हैं, कंपेनियनशिप भी है उनकी, तो उनको लेकिन वो इसका मतलब कि क्या की है? एजुकेशन इज़ द की। आप उस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से बाहर आ गए, छोटे शहर के थे, छोटी जगह के थे, मगर अब वहाँ से बाहर आ गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लड़की ने भी वोकेशन किया, वो भी पढ़ी, अर्न कर रही है, वो इक्वल कमा रही है या उतना ही, उससे ज़्यादा ही कमा रही है। तो आई थिंक एजुकेशन एंड वोकेशन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, जो कि बैलेंस कर देगा इस बात को। हाँ, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा? क्योंकि अभी तक के जो इस किताब को लिखने तक का जो उद्धरण है आपका, उसमें ये है कि जो पढ़ा-लिखा तबका भी है या बड़े शहरों में, परसेंटेज इतना कम है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब वो इस तरह से नहीं है, जबकि एक तरफ आपने इसकी भी बात की है कि लड़कियों की संख्या लगातार कई राज्यों में घट घट रही रही है। है। लड़कों को शादी की उम्र हो जाने के बाद भी योग्य कन्याएँ उस रूप में उनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, जिसकी आवश्यकता है। तो एक तरफ तो लगातार वो गिनती घट रही है। हुँ, पढ़े-लिखे राज्यों को छोड़ दिया जाए, केरल और हुँ, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दें, तो बाकी स्थितियाँ बहुत उतनी उज्ज्वल नहीं दिख रही हैं, जितनी हम दिल्ली महानगर में बैठे हैं और हमें लग रहा हो। हुँ, हमारे संस्थान में जैसे लड़कियों का बोलबाला है। हुँ, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियाँ आगे हैं। हालाँकि आप जब अपना उल्लेख आपने किया है, मैं उस पर भी आऊँगा। ये चूँकि आत्मकथात्मक पुस्तक है, तो जो शुरू के अध्याय हैं, वो तो 4 अध्याय इस बात पर हैं कि क्या-क्या स्थितियाँ एक महिला डॉक्टर के सामने आती है, ख़ासकर तब जब उससे ये उम्मीद की जाए कि हर बार वो जो बच्चे पैदा करा रही है, वो बेटा होगा। और एक अध्याय ये भी है कि डॉक्टर भी एक
स्त्री है और कम से कम उसके प्रति तो कम से कम ये भाव रखो कि उसके सामने इस तरह की बातें ना करो जो असंवेदनशील हों। अब उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज वाला दिन है और मैं उस पर आऊँगा कि आप न ने जब ये किताब लिखनी शुरू की जिसको आप कह रहे हो कि मेरी डायरी है, आप दरअसल इस पुस्तक को अगर हम अलग-अलग अध्यायों में बाँटें कि जो सारे अध्याय हैं, तो ये कई बिंदुओं को उठाती है। एक जो हमने कहा कि बेटी की जो कामना है भारतीय जनमानस में, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा आपने एक मेडिकल कॉलेज में का जो माहौल है, अपनी पढ़ाई के बहाने आपने सरकारी मेडिकल विद्यालयों में और उनके साथ जुड़े हुए अस्पतालों की जो स्थिति है, अ, पढ़ाई के बाद आप जिस तरह से ट्रेनिंग लिए, उसका आपने उल्लेख किया है। एक उत्तर भारत की बात की है और फिर जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया दक्षिण भारत के मेडिकल कॉलेज की बात की है। मैं चाहूँगा कि इन दोनों अध्यायों में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या माहौल था और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लड़कों को लेके जो आपकी उस कॉलेज में पढ़ने के दौरान जो भावना थी, वो शायद अब बदल गई है। नहीं, तो कॉलेज में तो ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज का एक माहौल ऐसा होता है जहाँ कि आप सब लोग एक साथ होते हैं 5 सालों के लिए, तो वहाँ पर दोस्त भी बनते हैं और बहुत रिलेशनशिप भी होते हैं। मगर जो मैं दर्शाना चाह रही थी इसमें, जो मैं कहना चाह रही थी वो ये था कि जैसे हम इंटर्न जब हमारा 3rd ईयर में एक गाँव हमें अलॉट होता है, उस गाँव का देख-रेख हमें करना है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रास रूट लेवल पर है कि आपने मेडिकल कॉलेज के बच्चों को भेजा, उनको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है कि कितने कच्चे लैट्रिन हैं, कितने पक्के लैट्रिन हैं, कितने नाले हैं, कितने साफ़ हैं, कितने कुएँ हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, क्या फैमिली स्ट्रक्चर है, उनका को कॉन्ट्रासेप्शन सिखाना, उनको हाइजीन में बताना, उनका डाइट बताना, ये हम सब लोगों को भेजा जाता था और हम लोगों को एक-एक फैमिली दे दिया जाता था। तो जब हम लोग गए तो वहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम जब बाद में हमें समझ में आया कि अच्छा ये इतना सीरियस था कि हमें करना चाहिए था। लेकिन जब बच्चों की जैसा हम वहाँ गए 3rd ईयर में, तो हमारे लिए वो पिकनिक था। हमें हर कुछ दिन बाद जाना होता था, प्रोजेक्ट पे पूरा बनाना होता था स्ट्रक्चर, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमने कुछ भी बनाया है वहाँ पे। कुछ-कुछ ल लड़के-लड़कियाँ जो जिनका अफ़ेयर चल रहा होता था वो चले इधर-उधर छुप गए और जो हम लोग थे तो फिर फैमिली के किसी मेंबर के साथ वो ईद-वीद का चल रहा होता था, रमज़ान का महीना होता था तो हम आलू छीलने लग गए और खाना बनाने लग गए। हमें किसी ने सीरियस तरीके से ये नहीं बताया कि आपकी जो विलेज पोस्टिंग है, उसमें आपको एक्चुअली उस विलेज का म को सिखाना है, उसको उसका हर तरीके से उसका का कर म मतलब उसकी अपलिफ्ट करना अपलिफ्ट करना है। है उसको। तो हमें ये बताया नहीं, हमने सीरियसली लिया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वहाँ कच्चा लैट्रिन था, पक्का लैट्रिन था, कितने घर पे छप्पर थे, कितने की पक्के घर थे, कितने कच्चे घर थे, वो हमारी पीएचसी ट्रेनिंग का पार्ट था, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का। तो एक वो चीज़ हो गई कि हमने कुछ नहीं सिखाया। फिर दूसरी, जब हम मेडिकल कॉलेज में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, तो वहाँ पर एक अलग ही हाल था कि गवर्नमेंट अ, मतलब इतना ज़्यादा मलेरिया, जो एक टिपिकल ऑफ टेक्स्ट बुक मलेरिया होता है, वो हमने कहीं और नहीं देखा था। क्योंकि वो एक कॉलोनियल तरीके का मेडिकल कॉलेज बना हुआ था, जहाँ की ब कॉरिडोर के दोनों तरफ खुला एरिया, जहाँ पे ग्रास और ट्री होना चाहिए, वहाँ पे सारा ब्रीडिंग मॉस्किटोज़ का होता था। तो मलेरिया का जो टेक्स्ट बुक है, मतलब सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन का मलेरिया, हर तरीके का मलेरिया प्रेग्नेंट औरत में हमने देखा। मलेरिया का वार्ड ही अलग था। तो हमें ये लगा कि मतलब क्या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया से माँओं की जान जा रही थी, मैटरनल मोर्टेलिटी हो रही थी, एक हाई रिस्क वार्ड बना हुआ था वहाँ पर। और दूसरा चीज़ ये था कि हाँ, एज़ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सब चीज़ें तो मिलती नहीं थी, दवाएँ नहीं थी, लाइफ सेविंग इंजेक्शंस नहीं होते थे, ग्लव्स नहीं होते थे। तो वो हम इनफैक्ट इतना छोटा कि लैब के लिए जो बॉटल होती थी ईडीटी
और फ्लोराइड की, उसके लिए भी हम लोग लड़ते थे या फिर उसको होard करके रख लेते थे अपने लॉकर्स में, क्योंकि वो मिलती नहीं थी और फिर आप एक दूसरे ब्लॉक में जाते थे लैब की बॉटल्स लेने के लिए, और वो एक बहुत लंबा टाइम लगता था। तो हर एक चीज़ होard करके रखा कि इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होगी, तो आपके पास उस वक़्त इंजेक्शन नहीं होगा। तो ये हालत थोड़ा मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की आज भी है। आज मेरी बेटी पढ़ रही है और वही हालत है। वो भी वही बताती है कि मम्मा हम हमारे लॉकर में पड़े रहती है सारा सामान, और सीनियर नाराज़ हो जाते हैं कि अगर लॉकर में अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, आज आपका टर्न है ऑपरेशन सीखने का, तो आपके पास फिर धागा क्यों नहीं है सिलने का? तो मतलब धागा कहाँ से लाना था? हमने चोरी करनी थी या खरीद के लाना था? तो ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ तक है कि अगर आपका टर्न है और आपको सिज़ेरियन करना आज है, तो आपके पास धागा क्यों नहीं है? फिर किससे सिलेंगे आप? तो धागा मतलब नर्स ने नहीं प्रोवाइड करना था क्या? हमें खुद अपने लॉकर से लेके आना था। डॉक्टर कालरा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, चूँकि आपका एक लंबा समय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी बीता है और अभी भी आप एक बड़ी जगह पे काम कर रही हैं। ये भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ऐसी क्यों है? हुँ, इसकी क्या वजह पाती हैं? गवर्नमेंट हर साल कहती है कि स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य दरअसल हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हुँ, रोटी, कपड़ा और मकान के तुरंत बाद अगर कोई चीज़ आती है, तो वो आती है उत्तम स्वास्थ्य। और हम बराबर ये बात कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे अधिक अगर कोई चीज़ है, अभी हाल के दिनों में मैं एक हमारे परिचित मेरे परिचित की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों से गुज़रा और एक निजी अस्पताल में मैं जब उनका इलाज करा रहा था, तो उनकी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स को ज़रूरत पड़ रही थी सपोर्ट सिस्टम की। तो मुझे पता चल रहा था कि हर दिन हम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे थे और साँसें कितनी महँगी हैं, खून किस तरह से प्यूरिफ़ाई हो रहा है तो महँगा है, लीवर कैसे काम करे तो कितना महँगा है, किडनी को असली फ़ंक्शन करे तो हार्ट को चलाने के लिए क्या चाहिए। हुँ। तो जो ये ईश्वर प्रदत्त हमारा शरीर है, उसको सही ढंग से रखने के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं और जो जागरूकता है, कहने के लिए सरकार कहती है, हर साल एक बजट है, एक पूरा का पूरा मंत्रालय है स्वास्थ्य का। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में इस तरह की विसंगतियाँ क्यों हैं? और निजी अस्पतालों की जहाँ तक बात करूँ तो मैं अभी कैमरे से पहले मैं आपको बात कर रहा था कि जो बेटियों की स्थिति है हमारे देश में, कि बेटियाँ या तो पूज्य हैं, या तो मातृ स्वरूपा हैं या शक्ति स्वरूपा हैं, या फिर वो दासी और नौकरानी हैं। बीच में कहीं समानता का भाव नहीं है। वैसी ही स्थिति चिकित्सकों के प्रति है कि डॉक्टर को या तो हम भगवान का रूप मानते हैं या हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़े शोषक हैं। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना लिए हैं और केवल रुपया कमाना जानते हैं। कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है चिकित्सा का। क्या बीच का कोई रास्ता है? आप क्या पाती हैं अपने अनुभवों से कि आखिर क्या कुछ हो कि इस देश में हर व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की भरपाई उसकी अपनी पहुँच के तहत हो पाए? तो मुझे ऐसा देखिए, सरकारी अस्पताल खुल भी रहे हैं, पहले भी बहुत हैं, और ख़ैर ये मैं नहीं बता पाऊँगी कि क्यों नहीं वहाँ दवाइयाँ आ पा रही, या वहाँ पे क्यों सूचर मटीरियल नहीं है, ग्लव्स, स्टेराइल ये नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि जैसे आपने कहा डिस्क्रिपेंसी, एक मेडिकल कॉलेज में लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो कि करोड़ों के होते हैं, या एमआरआई मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ी हैं, धूल खा रही हैं। लेकिन क्योंकि उनको चलाने का तरीका नहीं है या चलाने वाले डॉक्टर अपॉइंट नहीं किए हैं, तो करोड़ों की मशीन, अगर आप सोचिए कोई भी एक चीज़ आप करोड़ों की लाके रख दें और उसको ना ऑपरेट करें, तो वो तो खराब ही हो जाएगी। वो पड़े हैं, ठीक है? और डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे, या डॉक्टर क्यों नहीं ट्रेन हो रहे? क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, जो एक स्टोरी में मैंने बताया कि मुझे जॉब बस ऐसे मिल गई कि क्योंकि वो क्लर्क गुड़गाँव का था, उसने कहा कि अच्छा आप गुड़गाँव हमें ड्रॉप कर देंगी, और मैं इतने
महीनों से नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए ढूँढ रही थी, नहीं। एक दिन बस एक ऑपरेटर को फ़ोन मतलब डायरेक्टरी से मिलाया, उसने कहा अच्छा आप गुड़गाँव की हैं, 3 महीने की सैलरी हमें दीजिए और हम आपको जॉब दे देंगे। इसका मतलब कि और फिर हमें ये समझ में आया कि हम लोग कितने ओवरवर्क्ड थे वहाँ पर, क्योंकि एक डॉक्टर 3-3 4-4 डॉक्टरों का काम कर रहा है और जो लिस्ट में जितनी वैकेंसी है वो पूरी फुल नहीं करी गई हैं। क्यों नहीं करी गई हैं? क्योंकि फिर मुझे यही समझ में आया कि इसका मतलब जो भी है वो घोस्ट तरीके से फ़िल करी गई हैं और उसकी तनख्वाहें जो हैं कहीं तो जा ही रही हैं। तो एक वो कि आपने डॉक्टर्स की पूरी जितने डॉक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए वो नहीं करे हैं। जो हमारे ऑलरेडी सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स भी थे, जो कि परमानेंट जॉब पर थे, उनको हमने आज तक भी नहीं देखा। ओपीडी में हम लोग 500-500 मरीज़ देखते थे, लेकिन वो चेंबर में बैठ के सिर्फ़ आते थे। 1-2 जो किसी के नोन होते थे, वो आके दिखा देते थे, चाय पिए, समोसे खाए और चले गए। तो वो परमानेंट जॉब के डॉक्टर्स थे, जो कि बहुत सारे हैं सरकारी परमानेंट जॉब। वो कुछ नहीं करते थे। उनको ना सीखने की इच्छा थी कि भई लैप्रोस्कोपी आ गया है, सीख लो, ना कराने की। हमें याद है उस वक़्त वर्टिकल इंसिजन देते थे सिज़ेरियन करने के लिए। तो हम कहते थे कि नहीं हम नीचे वाला देखेंगे, सीखेंगे क्योंकि सब जगह वही होता है, अब हमें वही सीखना है। तो हमें डाँट पड़ती थी इस बात पर कि तुम तो अभी आए हो, सीख के चले जाओगे 3 साल बाद, फिर जो तुम्हारे दोबारा रिपीट सिज़ेरियन आएँगे, हम वो कैसे खोलेंगे? तो उनको ना सीखने की इच्छा है, ना करने की इच्छा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी अब अगर हर एक चीज़ ठीक कर दी जाए, अगर जो आया की नौकरी है, जो कर रही है आया, वो है तो रिटायरमेंट की से भी ज़्यादा एज हो गई है उसकी, लेकिन उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवा रखी है, तो काम तो करने की ना उसके अंदर शक्ति है, ना इच्छा है, तो वो सारे काम कौन करेगा? लेकिन वैकेंसी तो है नहीं, अब वो फिल करके बैठी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब कहाँ तक समझ में आएगा। चाय वाली दुकान के जो चाय वाला था, उसके पास लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। सोचिए चाय वाला कैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन रख के बैठा हुआ है। लेकिन हमारी सुबह ये होती थी कि हम जब सुबह आते थे हॉस्पिटल तो पहले चाय वाले के पास जाते थे, चाय लेते थे और उसके पास जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती थी वो उठाते थे, अपने पर्स में भरते थे, अपने एप्रन की पॉकेट में और तब आते थे। क्योंकि वो हमें उतना ज़्यादा अच्छा लगता था। आपने इसमें जो अलग-अलग है, चूँकि मैं चाहूँगा हमारे दर्शक आई वांट अ बॉय को खरीद कर पढ़ें। वितस्ता ने इसको प्रकाशित किया है, ₹450 मूल्य है। 276 पेज की पुस्तक है। बहुत कुछ बताती है ये पुस्तक। हम लोग इस बातचीत में इसके सारे एस्पेक्ट्स को नहीं ला पाएँगे। चूँकि ये एक सफल चिकित्सक की आत्मकथा अ, की पुस्तक है, उनके अनुभवों की पुस्तक है। जिन अनुभवों से वो गुज़री हैं उनको एक डायरी में लिखी गई। इसमें कुछ बहुत मार्मिक से आख्यान हैं। जैसे एक अध्याय है डॉक्टर कैन गिव यू लाइफ। हुँ, हुँ। अ, इसके अलावा मृत्यु को बहुत करीब से देखने वाला भी एक अध्याय इसके अंदर है। अ, इसके अलावा आपने एक अध्याय में ये कहा है कि जो अ, व्यक्ति का अपने ही उद्धरण से आपने समझाया कि जो हमारा भाग्य होता है, वह पहले से ही हमारे लिए कुछ अलग नियम बना के रखता है। हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो अपने हिसाब से कर पाएँ। तो एक तरफ आप स्वयं इतनी सफल सर्जन हैं, अ, अपने विषय की मास्टर हैं, दूसरी तरफ आप भाग्य को भी और मृत्यु को भी और जीवन को भी। इनके जो तीनों पहलू हैं उनको आप किस रूप में देखती हैं? और मैं चाहूँगा कि कोई एक उदाहरण हमारे दर्शकों को जो इस किताब में आपने रखा हो, जिसने आपकी मन और आत्मा को छुआ हो, दोनों पहलुओं के। यानी एक तरफ मृत्यु के और दूसरी तरफ जो जीवन की उमंग है, मृत्यु का दुःख और जीवन की उमंग, दोनों के एक-एक उदाहरण हमारे दर्शकों को बता सकें अगर तो बताएँ, अगर याद हो तो चाहें तो किताब खोल के भी। नहीं, नहीं, मुझे एक जो बहुत ही ज़्यादा जो एक पेशेंट थी हमें मतलब वो भूल ही नहीं सकती हैं, वो थी जिनके कि बार-बार अबॉर्शन हो रहे थे और वो 5-6 अबॉर्शन हो चुके थे, कोई दूसरे महीने, कोई तीसरे, कोई फिर चौथे, 5वें ऐसा। तो इस बार जब वो आई तो
मतलब हम पूरा का पूरा यूनिट इस बात में था कि इस बार इनको बच्चा देना ही देना है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप अब हमारे साथ हॉस्पिटल में पूरे 9 महीने रहेंगी। तो उन्हें हमने शुरू से ही 3 महीने से ही अपने हॉस्पिटल में रखा और वो कॉरिडोर के बेड पर रहती थी, क्योंकि अंदर के बेड पर नज़र नहीं रख सकती थी और कॉरिडोर के बेड पर आते-जाते सभी डॉक्टर जो सुबह-शाम आ रहे हैं, नज़र रहती थी। तो वो एक तरीके से फैमिली भी बन गई थी। उन्हें भी पता होता था आज ये डॉक्टर क्यों, आज इस डॉक्टर की राउंड्स पर डाँट पड़ी है सीनियर से, और तो वो हमारी एक तरीके से बहुत फैमिली जैसा बन गई। और सभी लोग, सारे यूनिट के डॉक्टर्स को ये था कि इस बार इनको बच्चा देना है। तो हमें जब भी सुबह ड्यूटी पर आते थे तो देख से लगता था कि रात ठीक बीत गई, और जब सुबह मान लो वो नहीं होती थी बेड पर तो लगता था कि या तो रात को कुछ सर्जरी हो गई, या फिर हम घबरा जाते थे। तो फिर वो यूरिन पास करके आती थी तो समझ में आता था कि अच्छा सिर्फ़ वहाँ तक गई हैं। जब उनका लेबर शुरू हुआ तो उनको एक उनकी अवल नाल नीचे थी, बच्चादानी के में नीचे की तरफ, जिसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्लासेंटा प्रीविया तो सरकारी हॉस्पिटल में तो इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते थे, डील करने भी आते थे। उनके लिए हमने कुछ 6 या 8 यूनिट ब्लड पहले से ही रिज़र्व करके रखा हुआ था कि जिस दिन ये जाएँगी, उस दिन, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में कई बार ब्लीडिंग इतनी होती है कि आप रोक नहीं पाते, तो ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा और बचाया जाएगा। अ, तो उस दिन जब वो आई तो मुझे सुबह जब मैं ड्यूटी पर आई तो मुझे पता चला कि वो ओटी में गई हुई हैं, तो मैं तुरंत भागकर ओटी गई। अ, तो उसका बच्चा हो गया था डिलीवर। हमारे सीनियर ने ही किया था, मतलब सीनियर कंसल्टेंट प्रोफ़ेसर ने किया था। अ, और उन्होंने जब बेबी निकाला, बेटा हुआ था। अ, और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुई तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न शुरू किया, तो फिर ये हुआ कि नहीं रुक रहा तो बच्चादानी निकाल देते हैं। तो फिर बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन इतनी देर में जो बच्चा था वो वहीं पर था, तो हमसे मुझ मैं जूनियर मोस्ट थी तब, तो मुझे कहा गया कि बच्चे को आप नर्सरी ले जाइए जो 3rd फ्लोर पे था, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी कमोशन चल रहा है। तो मैं नर्सरी ले गई वहाँ पे 3rd फ्लोर पर बच्चे को, और जब वापस आई तो पता चला कि ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये बच्चेदानी निकालने के बाद भी, तो उसको पैक करके, और कि हम पैक करके रख देते हैं, मॉप-वॉप डाल के बंद कर दिया पेट, और कहा कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी अपने आप, और कल सुबह देखा जाएगा, फिर से खोल के मॉप निकाला जाए। मगर हम लोग वहीं थे, उसको शिफ्ट किया तो रात में हमने देखा कि उसके स्टिच लाइन से सारा ब्लड आ रहा था। वापस उसको ओटी में शिफ्ट किया गया, तो तब तक उसकी पल्स वगैरह सब खत्म है, सो शी वाज़ ब्रीथिंग। और फिर से कंसल्टेंट वगैरह आए और पता चला कि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है और उसने सारा अपना ब्लड जो है लॉस कर दिया है। मुझे फिर दोबारा से कंसल्टेंट ने कहा कि 3rd फ्लोर से उसका बच्चा लाया जाए, उसे दिखाया जाए, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी हमारे बीच में। तो मेरे हाथ में उसका बच्चा था और वो अपने बच्चे को देख रही थी और देखते-देखते चली गई। हुँ। बहुत इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ आपके सामने रही। एक और घटना का आपने ज़िक्र किया है, कोई एक बहुत गरीब लड़की औरत थी जो देखने में आपको लगा कि कोई ओल्ड एज हुँ। वुमन है और आपने उसको मतलब आपने ये कल्पना नहीं की थी कि ये प्रेग्नेंट है। आपने उसको एक तरह से डाँटा कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो? और उसने जब हाँ कहा तो बोले तुम्हारी उम्र क्या है? और हाँ। जब उसने आपको बताया कि वो शायद 30s 40s के बीच में कहीं थी और आप शॉक्ड रह गए कि तुम्हारा ये कौन-सा है? और उसने बताया 7वाँ 8वाँ कुछ इस तरह से। और आपको इस बात पे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी-जल्दी वो क्यों हो रही है? तुम अपनी स्थिति मतलब वो दुबली-पतली भी थी और हुँ, उस उम्र में भी वो बुजुर्ग इतनी बिल्कुल। बुजुर्ग दिख रही थी दाँत-वाँत भी नहीं थे उसके सब। कि आप कल्पना नहीं कर सकती थी और आपने फिर उसका उल्लेख किया है कि वो एक बेटे की चक्कर में ये लगातार हो रहा था। हुँ, ए, मैं आपने एक घटना का उल्लेख किया है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, हमारे यहाँ ऑपरेशन से बच्चे को पैदा होने को ये माना जाता है कि ये डॉक्टर लोगों की आजकल जो मॉडर्न एज में जो माँ है
वो नहीं चाहती कि उसके शरीर पे कोई निशान हो, हालाँकि आप उसी की एक्सपर्ट हैं, बिना निशान के बच्चा पैदा कराने की। लेकिन वो मानते हैं कि आजकल की औरतें नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि सिज़ेरियन हो। डॉक्टर भी चाहते हैं कि उनका हो, इसलिए वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहते। इन दोनों के बीच में सच्चाई कहाँ है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने उद्धरण भी इसमें दिए हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लोग किताब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ब एक डॉक्टर रहते हुए भी आपको किन स्थितियों से गुज़रना पड़ा जब आपका अपना बेबी पैदा हो रहा था। हुँ। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग हमारी फ्रेटर्निटी को ब्लेम तो किया ही जा रहा है कि सिज़ेरियन रेट बढ़ रहे हैं और किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स भी होती हैं हर महीने की ये सिज़ेरियन क्यों हुआ और ये नॉ क्यों कहाँ हुँ, नॉर्मल हुँ। डिलीवरी क्यों कम हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पे, एक फैक्टर नहीं हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर ये आ रहा है कि देखिए, अगर ऐज माँ की 30 से ऊपर 35, 40, 42, 43 ऐसे में आजकल लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो ऐज बहुत ज़्यादा हो गई है। जब ऐज ज़्यादा हो गई है तो कइयों की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा ऐज में करते हैं तो कई बार इनफर्टिलिटी आईवीएफ से के थ्रू करके आते हैं, कई बार आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, कई बार आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, कई बार आपकी सिटिंग जॉब होती है और आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते और बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो एक अपने आप ही हम लोग प्रेशियस बेबी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में ले आते हैं। तो एक वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि हम लोग वेट कई लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं। जैसे अभी ऑप्टिमम वेट 11 से 13 किलो है। आप 25 किलो बढ़ा लेंगे क्योंकि बैठे हुए हैं, या फिर आपको शुरू से ही कह दिया गया कि आप एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते, आप झुक भी नहीं सकते, आप नीचे भी नहीं बैठ सकते। तो एक प्रेगनेंसी को जो हमने मार्केट कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा इट्स अ नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा उसके चारों तरफ कि नहीं हम कोई एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट आजकल की मम्मियाँ, माएँ भी बच्चों को बिल्कुल काम नहीं करने देती, नहीं, नहीं प्रेग्नेंट है, झुको मत और ये मत करो। तो फिर आपका वज़न बढ़ जाता है। फिर वज़न बढ़ जाता है तो भी नॉर्मल डिलीवरी में 25 किलो अगर आपने वज़न बढ़ा दिया तो नॉर्मल डिलीवरी आपने पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज़ नहीं की, तो फिर आप कैसे कंट्रैक्शंस आएँगे भी नहीं, हेड भी नहीं एंगेज होगा। फिर जब कंट्रैक्शन आने शुरू होते हैं, इंड्यूस किया, पेन शुरू हुआ, तो कहीं जबकि पेनलेस डिलीवरी आजकल अवेलेबल है, एंटोनॉक्स है, एपिड्यूरल है सब, मगर कहीं न कहीं आप एक प्रोसेस तो लॉन्ग है। आप ये सोचें कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई इंजेक्शन दो और मैजिक से बच्चादानी का मुँह खुल जाए, नहीं होगा। उसमें आपके 18 घंटे भी लग सकते हैं, तो 36 घंटे भी लग सकते हैं। कहीं न कहीं बीच में ही आप अपना वो तोड़ देते हैं कि नहीं, अभी बस हो गया हमारा, अब नहीं कर सकते। तो वो आप ही नहीं, वो आपके रिश्तेदार भी साथ में कि कितना दर्द देंगी आप मेरी बेटी को, कितने दिन और लेबर में रहेगी ये, वो सब चीज़ हो गई। कई बार पढ़े-लिखे लोग हम कहेंगे, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं वो बिल्कुल मुहूर्त नहीं मानते, मगर पढ़े-लिखे लोग मुहूर्त लेके आते हैं। रात को 2:30 बजे करना है जी, 3 से साढ़े 3 के बीच में होना है, 3 से 3-5 के बीच में होना है रात को। तो अब ये मुहूर्त सिज़ेरियन हो गए तो और भी ज़्यादा। तो इतने सारे फैक्टर हो गए। ये सारे फैक्टर एक तरफ, अब अगर आप ये कहें कि हाँ, जैसे अब मैं अपनी फ्रेटर्निटी पे तो ब्लेम नहीं लूँगी, मगर अगर कहीं डॉक्टर भी कोई सोचता होगा कि क्यों करना, तो होता ही होगा। हम लोग तो कोशिश यही होती है, क्योंकि एक ये भी चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल और सिज़ेरियन का रेट ही एक रखेंगे, तो डॉक्टर को तो कोई मतलब नहीं है फिर कि आप सिज़ेरियन हो या डॉक्टर। तो हमारे हॉस्पिटल में तो रेट ही एक है, आप सिज़ेरियन करो या नॉर्मल करो, डॉक्टर को उतने ही पैसे मिलेंगे। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इसमें। आपने ये मुहूर्त वाली बात पे मुझे याद आ गया कि एक घटना में आपने हाँ, उसका पूरा उल्लेख किया है कि वो मुहूर्त पर इतने ज़्यादा रिजिड थे हुँ, कि इसी समय होना चाहिए और फिर उनकी क्या-क्या कंडीशंस हुई आपने उसका हाँ, उल्लेख किया है। हुँ। ये मुहूर्त वाला मामला कितना सही है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप तो पिछले 25 साल से कर रहे हो, कोई ऐसा हुआ कि शुरुआत में आपको पहली बार कोई ऐसा कब मिला जब हो कि ये मुहूर्त पर इस मुहूर्त पर होना चाहिए, कोई सन याद है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं, मुहूर्त तो बहुत मतलब मैं जब से प्रैक्टिस में आई हूँ, मतलब जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर रेज़िडेंसी का भी किया, जब मैंने अपने सीनियर का भी लिखा, तो मुहूर्त तो बहुत टाइम से ही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब हर और ज़्यादा तो ऑर्थोडॉक्स लोग ही
मतलब एजुकेटेड लोग ही मुहूर्त लेकर जो आते सक्षम हैं। होगा वही करेगा, और कौन करेगा जो जो क्योंकि उसके बेचारा। पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, आपको पता है? अगर आप 2 ढाई बजे के करीब मुहूर्त कराते हैं तो हॉस्पिटल वाले एक्स्ट्रा पैसे लगा लेते हैं कि ओटी का पैसा, तो मुहूर्त का पैसा भी अलग है। तो जिसका जो सक्षम होगा वही दे पाएगा मुहूर्त का। और मुझे तो लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा कमाई, तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूँ और अपने हिसाब से मुहूर्त लगा-लगा के देती रहूँ तो वो ज़्यादा कमा लूँगी। वो एक है मेरे पास एक दिमाग में कि एस्ट्रोलॉजी करना है आफ्टर सम टाइम जब आपने फनी इंसिडेंट्स, एक चैप्टर है इसमें। हाँ जी। मैं चाहूँगा कि उसमें से कोई एक आध बताइए कौन-सा ये देखें? ये यहाँ पे ना, फनी हाँ। इंसिडेंट्स तो 238 पे। फनी इंसिडेंट तो उसमें वो भी एक बहुत बढ़िया था जिसमें नहीं, आपने एक हुँ, जो हुँ। मुहूर्त वाली बात है किताब में जो लिखी है उसमें ये कि उसने रात का जो समय दिया और उसके बाद हाँ, ट्रांजिट होने के समय तक वो खिंच गई हाँ। डिलीवरी। और बिल्कुल। उसके बाद नर्स जो है, और वो आप बच्चे उधर पैदा होने की बात है, इधर नर्सों का अपना शिफ्ट चेंज हो रहा है। वो हाँ, आपस में डिस्कशन करके कोई सुनने को राज़ी नहीं है। नहीं वो भी है। तो वो हॉस्पिटल्स का वो परिदृश्य भी जो मतलब अंदर का जो माहौल होता है जिसके बारे में बाहर के लोगों को नहीं नहीं पता है। बताते। आपने इस किताब को पढ़ते समय आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमें बाहर से नहीं दिखती हैं। डॉक्टर कालरा को इस बात के लिए मैं बधाई फिर दूँगा कि कम से कम सामान्य तौर पर अगर ये असली वाली लेखक होती तो इन सारी चीज़ों को छुपा देती। लेकिन ये मूलतः चूँकि चिकित्सक हैं इसलिए इनको नहीं पता था कि कहाँ मुझे किस चीज़ को क्रॉप करना था, किस चीज़ को हटाना था। तो डिलीवरी के समय ये चाहे जितनी भी शार्प हों, बतौर लेखक इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उधेड़ दी हैं कि ये किताब, मैं समझता हूँ कि जो चिकित्सा जगत है, उनके लिए तो विस्फोटक है ही, हमारे समाज के लिए भी बहुत सारे बिंदुओं पर उनके विचारों को एक तरह से झकझोर देती है, उनको बताने की कोशिश करती है। और सबसे सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारे कड़वे तथ्यों के बाद, बहुत सारे उद्धरणों के बावजूद यह पुस्तक ये कहने की कोशिश करती है या बताने की कोशिश करती है कि हम लोग और बेहतर मनुष्य बने। हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, और चिकित्सक भी एक मनुष्य है और आप भी उतने ही मनुष्य हो। बार-बार इस पुस्तक में लगभग हर अध्याय में ये समझाने की कोशिश करती हैं डॉक्टर खारा कि आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएँ हैं। अगर आपको पुत्र हो रहा है, पुत्री हो रही है, बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, उनका कोई अंतर है ही नहीं दरअसल। डेस्टिनी पहले से लिखी जा चुकी है, अगर आप मानते हो तो। नहीं मानते हो तो भी अगर बेटा भी पैदा कर लोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी विरासत को सँभाल सके। आपने इसमें देखा एक वो जो कहानी जिसमें कि 2 ट्विन्स डॉटर हुई थी और वो जी। कितना माय गॉड! मुझे मतलब वो आज भी ऐसा लगता है कि हाँ, लड़कियाँ प्रीटम बताइए? जी, हाँ। आप बताइए। तो उसमें मेरी शुरुआती प्रैक्टिस में था कि जब मैंने डिलीवरी की तो 2 ट्विन्स डॉटर्स हुई, तो वो बहुत कमज़ोर 1 किलो, 1.2 ऐसा कुछ था, तो वो छोटे नर्सिंग होम में थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत कमज़ोर भी हैं, प्रीटर्म भी हैं, तो इनको फट से शिफ्ट करते हैं किसी अच्छी नर्सरी में, किसी बड़े अस्पताल की नर्सरी में कि ये ठीक रहें। तो ये जो बीवी थी, उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे, वो थे नहीं उस वक़्त उनके साथ। तो मैं फट से एम्बुलेंस में दोनों बच्चियों को उठा के एक मैंने पकड़ा, एक नर्स को पकड़ा, एम्बुलेंस में बैठ के कि चलो, चलो चलते हैं। तो उनकी मदर इन लॉ ने आके रोक दिया कि आप नहीं लेके जाएँगी। मैंने कहा ये बहुत कमज़ोर है, यहाँ पे हमारे पास नर्सरी है नहीं। तो बोली कि नहीं हमारे लड़कियों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, आप लड़कियों को दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है इनके ऊपर लगाने के लिए। तो मैंने कहा कि लेकिन इनके फ़ादर होते तो ज़रूर लगाते क्योंकि मैं तो पूरा 9 महीने से देख रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं वो है नहीं है ना, मैं नहीं लगा रही, आप इनको रखिए। पूरी रात हम बैठे रहे, उनको ऑक्सीजन एम्बू बैग से देते रहे, दूध पिलाते रहे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी। मुझे लगा माँ तो सिज़ेरियन से हुआ बच्चा, तो नहीं सँभाल पाएगी। और फिर जब सुबह वो दोनों की दोनों ठीक थी तो हम नर्स के हवाले करके चले गए। और उसके बाद फिर शायद वो कभी आए नहीं क्योंकि इम्यूनाइज़ेशन के लिए भी नहीं आए और मुझे लगा कि शायद सरकारी में ही करा रहे होंगे। आफ्टर 4 इयर्स अगेन दिस पेशेंट कॉल्ड मी, तब मेरा भी अपनी डिलीवरी का छठा ही दिन था। तो छठी का कुछ फंक्शन चल रहा था और इसका फ़ोन आया कि
डॉक्टर कालरा मुझे आपसे ही करानी है डिलीवरी। वही नर्सिंग होम था, ये वहाँ पहुँच गई थी, किसी और को दिखा रही होंगी मगर डिलीवरी के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। जब मैं गई तो फिर से सिज़ेरियन ही करना पड़ा, बच्चा उल्टा था। सिज़ेरियन करके इस बार बेटा पैदा हुआ तो बहुत खुश हो गई उनकी मदर इन लॉ। फिर उसका नर्सिंग होम में उन्होंने पूरा इम्यूनाइज़ेशन कराया और फिर दोबारा से लॉस्ट हो गए हम लोग। मैं किसी दूसरे अस्पताल चली गई। अब मैं एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो कॉरिडोर में क्योंकि वो जो इनकी एक आँखें बहुत सुंदर थी उनके हस्बैंड की, तो बहुत ही, तो वो पहचान में आती थी। माँ भी बहुत सुंदर थी, जो मदर इन लॉ थी वो भी। तो जब कॉरिडोर से वो आ रही थी तो उनके आगे 2 लड़कियाँ और बीच में झूलता हुआ भाई। तो वो फादर की ही आँखें लेके बेटियाँ भी पैदा हुई थी, तो उनकी दोनों बिल्ली आँखें हैं, हेज़ल आइज़ थी। तो मैं मदर इन लॉ को तो एकदम ही से पहचान गई। फिर वो 8-8 साल की जो लड़कियाँ दोनों भाई को झुला रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा देख के। मैंने उनको शोल्डर पे हाथ रख के कहा कि देखा, बहुत खुश हैं ना, देखिए अब पोते को देखिए, यही 2 बेटियाँ हैं ना जिनको आप नर्सरी में नहीं ले जाना चाह रही थी, आज देखिए कितनी बड़ी हो गई और भाई के साथ कैसे अच्छे से खेल रही हैं। तो वो रोने लगी, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या बोल दिया? तो और मुझे लगा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में आई हैं, तो वैक्सीनेशन बेटे का यहीं करा रही होंगी, पोते का। लेकिन वो बोली कि ये किताब में पढ़ना चाहेंगे आप लोग कि मैं बता दूँ? तो बच्चा चल नहीं सकता था बेटा। वो कमर से नीचे पैरालिसिस था उसे, और वो लड़कियाँ उसे झुला नहीं रही थी। वो दोनों बहनें उसको ऐसे ही चला के ले जाती थी और वो भी खिलखिला के हँस रहा था बच्चा, क्योंकि उसको उसकी सीरियसनेस नहीं पता थी। तो वो पता नहीं क्यों रोई, शायद इस वज़ह से रोई कि उन्होंने उन बच्चियों को सोचा कि शायद ख़त्म हो जाएँगी वो, और आज वो बच्चे का सहारा बनी हुई थी। बहुत अ, बहुत ही सीरियस। दरअसल ये कहानियाँ इसी तरह की हैं, ये आपकी संवेदना को झकझोर देती हैं, और कम से कम मैंने इस तरह की रियल स्टोरीज़ नहीं पढ़ी थी। मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, आपको पता है, रोज़ आपके सामने एक किताब के साथ उपस्थित होता हूँ। हर सप्ताह मैं बड़ी लेखकों के साथ बात करता हूँ। लेकिन शब्दों से अधिक जो सही मायनों में जो असली जीवन है और असली जीवन की जो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ कहीं न कहीं किसी भी मनुष्य द्वारा लिखी जाने वाली कहानियों से बड़ी कहानियाँ इसलिए हैं क्योंकि इन्हें शायद ईश्वर स्वयं लिखता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें जीवन से जुड़ी हुई, और मैं डॉक्टर कालरा को इस बात के लिए बधाई दूँगा, धन्यवाद भी दूँगा कि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात को छिपाए हुए, और शायद मैं इसके लिखने की प्रक्रिया जानूँगा कि आपने इतनी पुराने समय से, ये मेरा आखिरी सवाल है इस किताब से जुड़ा हुआ। अ, आपने 30 साल पहले जब आपने पढ़ाई शुरू की, अपने बचपन का ये उल्लेख भी आपने किया है, अपने पेरेंट्स की अच्छी परवरिश को जब आप धन्यवाद देने गए हो, तो आपने सभी को थैंक बोला है, आपके जीवन में जितने भी लोग आए हैं। उसमें आपकी बच्चियाँ भी हैं, बेटा भी है आपका, बेटी भी है, पति भी हैं, इन-लॉज़ भी हैं, आपकी बहन और उनके पति भी हैं, सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं। सभी को आपने किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन इतना गहराई से आप इन बातों को कैसे याद रखी? क्या आपने जब ये डायरी कब लिखना शुरू किया था? और आपके दिमाग में ये कैसे आया? ये किताब कैसे आज इस रूप में आई है? क्योंकि अब तो आप जिस जगह पे काम करते हो, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको इस किताब के लिए उस तरह का समय मिल पाता या मिला होगा। हुँ। बिल्कुल ये जब जैसे डायरी जब मैं लिख रही थी और जब आप पढ़ते हैं किताब को, तो जो एक्सप्रेशंस हैं वो जब अभी भी मैं जब वो सोचने की कोशिश करती हूँ तो मैं वापस उसी जगह पहुंच जाती हूँ जब मैंने उन पेशेंट्स को देखा या जब मैं ट्रीट कर रही थी उन पेशेंट्स को। तो और जब आप लाइफ जी रहे होते हैं तो बस आप हर दिन जी रहे होते हैं। ठीक है, आप ये सोच के तो नहीं जी रहे होते कि इसको किसी दिन आप किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो जब मैं
जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, ऐसा दुःख देखती थी, ऐसा कुछ देखती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, इसलिए आके लिख देती थी क्योंकि वो उस पर कब तक रोएँगे आप। हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। हेल्पलेसनेस कई बार तो ऐसा था, आपने देखा होगा कि एक पेशेंट को मेरा मन किया रोक लूँ, क्योंकि तुम्हें बच्चा हो सकता है और तुम्हें बिना मतलब तुम्हारे घरवाले दुत्कार रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड की शादी दूसरी कर रहे हैं, वो दूसरी शादी से भी नहीं बच्चा कर पाएगा और तुम्हें बिना, और उसे भी पता था कि उसका इलाज है, मगर वो फिर भी नहीं करा पा रही थी। तो ऐसी हेल्पलेसनेस में मैंने लिखती गई कहानियाँ, लेकिन छपवाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब मुझे नहीं पता था कि एक-एक वर्ड के एडिट पे पैसा लगता है, और पब्लिशर्स, इतने-इतने बड़े पब्लिशर से लेके सब छोटे पब्लिशर तक सबको मैंने सिनॉप्सिस का भेजा। बड़े-बड़े पब्लिशर्स ने तो आउटराइटली बैंडविड्थ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दुःख है कहानियों में, कहकर रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब कई सैकड़ों तो रिजेक्शन हो गए, और मैं फिर भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये दुनिया, बस मुझे सिर्फ बताना था दुनिया को कि ऐसा हो रहा है, और वो उस बताने के चक्कर में मैं क्योंकि कमा रही थी तो मैंने पैसा लगा दिया। नहीं तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं कमा नहीं रही होती तो इस तरीके का जो एक-एक वर्ड के ऊपर पैसा लगा है एडिटिंग में, और इतनी बार एडिट हुआ है, क्योंकि ये जब लिखा गया था तो ये इतने वर्ड्स नहीं थे, तो इससे डबल वर्ड्स थे। क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी कहानियाँ थी, जो उन्होंने कहा कि नहीं ये सिमिलर है तो इसको हटा देते हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा लंबा आपने एक्सप्लेनेशन दिया है तो इसको कम कर देते हैं। तो एडिटर की बहुत खूबसूरती से एडिट किया है। मगर वो भी है, और पब्लिशर का रिजेक्शन तो था, लेकिन मेरे ख़्याल से जब कुछ होना होता है तो हो ही जाता है, कोई ना कोई भगवान भेज ही देता है उसको। जिन लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, जिन प्रकाशकों ने हमारे कार्यक्रम को, बहुत सारे ही लगभग हिंदुस्तान और दुनिया के जो बड़े पब्लिशर्स हैं वो देखते हैं। निश्चित रूप से वो इस बात पे अफ़सोस करेंगे। बहुत सारे रिजेक्शन दरअसल इस देश का, अरुंधति राय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारत में छपी ही नहीं। बहुत सारे रिजेक्शन रहे, और लास्ट में जब वो बाहर से छपी तो उसको बुकर प्राइज़ मिला। ये किताब कहीं न कहीं बहुत एक बड़ी किताब है, जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। वितस्ता ने इसको प्रकाशित किया है, ₹450 मूल्य की किताब है, और उस हिसाब से इसका कोई मूल्य नहीं है जो इसके अंदर तत्व है। मैं ये चाहूँगा, ये किताब हिंदी में कब आएगी? इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये हिंदी जगत की कहानियाँ हुँ। हैं, और हिंदी समाज को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। इसमें आपने देखा होगा कई जगह किसी चीज़ का एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं हो सकता। अब ये कहना कि मरी ने लड़की जन्म दी फिर से, इसका ट्रांसलेट क्या ही हो सकता है? मतलब इवन एडिटर को भी नहीं समझ में आया कि क्या, तो उसने वही लिख दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ओरिजिनल डायरी में है, जहाँ मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या लिखूँ इस बात का। आया ने कुछ अब्यूज़िव यूज़ किया, तो वो अब्यूज़िव वर्ड आप जो हिंदी में है, वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। तो मैं वितास्ता में रेणु जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको हिंदी में भी छापें। डॉक्टर कालरा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपको इस किताब के लिए बधाई दूँगा। मैं अपने दर्शकों से बार-बार कह रहा हूँ, निश्चित रूप से ये एक ऐसी किताब है जो बार-बार आपको रुलाएगी। हालाँकि रुलाने के दौरान कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ बड़ी बातें भी बताएगी, कम से कम जीवन का वह दर्शन देगी जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। अगर इस पुस्तक को पढ़कर हमारे समाज के कुछ लोग भी लड़कियों के प्रति अपनी सोच को बदल पाएँ, अपनी धारणा को बदल पाएँ, तो हम समझेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।